Dr. Sanjeev Singh. Here you'll be getting complete and authentic information about medicine, healthcare and home remedies. So please subscribe to our channel and hit the bell icon so you never have to go anywhere else ever again. Thank you. आज की वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि यहाँ पे ना तो हम डिजीज़ से रिलेटेड, ना तो सिम्टम्स, लक्षण, ना घरेलू इलाज के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे क्यों डॉक्टर्स के केबिन में इतने सारे डब्बे होते हैं और उनमें क्या क्या दवाइयाँ होती हैं, कैसे जाने, कैसे समझे, और जब डॉक्टर देते हैं हमें हमारे फैमिली फिजिशियन जब हम वो दवाई देते हैं हमें, तो हम कैसे समझे कि ये दवाई किस काम में आती है और ये कैसे काम करेगी। और ये डायरेक्टली आप उनसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हो, डॉक्टर साहब ये दवाई किस काम में आती है और इसका क्या रोल है। तो ये सब आप डब्बे देख सकते हो, ये सारे डब्बे हैं। तो इसी से रिलेटेड ये डब्बे में क्या दवाई होती है, क्यों इतने 22, 24, 25 डब्बे होते हैं, और जब हम जाते हैं वही डॉक्टर कॉमन डब्बे यानी 4 या 5 डब्बों में से दवाई क्यों देते हैं। नॉर्मल होता है ना, हम जब जाते हैं वही 4 या 5 दवाई जो हम लेते हैं, जो हमें कलर ऐसा लगता है कि पिछले टाइम में डॉक्टर ने यही दिया था, या हमारे फैमिली फिजिशियन होंगे, आप रेगुलर उनसे टच में रहते होंगे, आप उनके पास रेगुलर जाते होंगे, तो वही कॉमन 4 या 5 दवाइयाँ वो देते हैं। हमें लगता है कि ये यार वही 4 या 5 दवाई है, तो डब्बे इतने सारे क्यों है, ये डब्बे में क्या दवाई होगी, कैसी होगी, क्या काम करती होगी। तो इसी से रिलेटेड आज बात करेंगे। नॉर्मल सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबका प्यारा दुलारा पैरासीटामोल। पैरासीटामोल हम सबको पता है क्या होता है और इसमें क्या चीज़ होती है। दोस्तों ये पैरासीटामोल होता है, वाइट कलर की इस तरह की गोलियां होती है, ओवल शेप में होती है, आप देख सकते हो इस तरह की एक सिलेंड्रिकल शेप रहता है और कट करके ओवल बना होता है। इसके नॉर्मल जैसा मैंने बताया सिलेंड्रिकल शेप में भी होती है, देन राउंड शेप में बस ख़त्म हो गई, इस तरह के राउंड शेप में भी होते हैं। तो ये जो होता है वो पैरासीटामोल 500 होता है एंड ये जो होता है पैरासीटामोल 650 होता है। दोनों अलग अलग कॉम्बिनेशन है, दोनों अलग अलग वेरिएंट है। ये 500 पावर होता है, ये होता है 650 पावर। ये किस यूज़ में होती है, इसका क्या यूज़ होता है? जब किसी को फीवर होता है, हेडेक होता है, सर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, उस केसेस में आप पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हो। बट देन टू ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आपके ये जानकारी के लिए है। इसमें से कोई भी दवाई आप कहीं भी जाके, मेडिकल पे जाके, ओवर द काउंटर जाके या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं ले सकते। जब कभी भी लें तब आप अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करके ही लें। ये दवाई तो मैं आपको बता दे रहा हूँ किस काम में और इसका यूज़ क्या है, बट आप लेंगे तो आप अपने फैमिली फिजिशियन से विद प्रिस्क्रिप्शन बना के हमेशा लीजिए। नॉर्मल जैसा मैंने बताया 500 एंड 650 क्या यूज़ में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फीवर है, कंटिन्यू 2 या 3 दिन से आपको फीवर आ रहा है और फीवर नहीं जा रहा है, तो उस केसेस में आप मेडिकल पर जाके कोई भी फॉर एग्जांपल पेन किलर ले लेते हो, वो उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है, तो वो आपको चीज़ नहीं करनी है। आप नॉर्मल इसमें से कोई भी पैरासीटामोल फॉर एग्जांपल अगर बॉडी वेट 50 kg से कम है तो आप नॉर्मल पैरासीटामोल 500 का यूज़ कर सकते हो। अगर वेट आपका 50 kg से ऊपर है तो आप पैरासीटामोल 650 का यूज़ कर सकते हो। फीवर है, हेडेक है, बॉडी पेन है, कभी कभी होता है ना, हम ज़्यादा काम कर लिए या फिर बॉडी एकदम थक चुकी है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं है, थका थका लग रहा है शरीर, या फिर एक तरह का सुस्त है, हल्का फीवर लग रहा है, बॉडी भी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी 99 शो कर रहा है, तो इस केसेस में आप पैरासीटामोल का यूज़ कर सकते हो। और जैसा मैंने वेट बताया आपका 50 kg के ऊपर है तो आप 650 यूज़ कर सकते हो, और अगर 50 kg से कम है तो आप पैरासीटामोल 500 का यूज़ कर सकते हो। रही बात बच्चों पेशेंट की बात की जाए तो इस केसेस में डिपेंड करेगा। अगर 10 kg के आसपास है तो उनको पैरासीटामोल 250 mg 2 टाइम्स, आई मीन टू से उनके बॉडी में 24 आवर्स में पैरासीटामोल 250 का 2 खुराक जाना चाहिए, सुबह शाम सुबह शाम। तो इस तरह से वेट इस तरह से जो है हम जो सिरप का हम डोज है वो एडजस्ट कर सकते हैं। एंड 10 kg के ऊपर है तो आप 250 3 टाइम्स
सुबह दोपहर शाम दे सकते हो, यानी टोटल दिन में आप 70 to 750 mg उनके बॉडी में जाएगी। तो बच्चों पेशेंट की बात कर ली, 50 kg से कम है उसके बारे में बात कर ली, एंड 50 kg के ऊपर है उससे रिलेटेड हम बात कर ले। कभी कभी मस्कुलर क्रैम्प होता है पेट्स में, या फिर फीमेल्स को पीरियड्स के क्रैम्प आते हैं, सीवियर क्रैम्प्स होते हैं, या फिर स्टोन या फिर किडनी पेशेंट है उनको स्टोन, सीवियर स्टोन का पेन होता है, उस केसेस में आप पैरासीटामॉल यूज़ कर सकते हो। कभी रेनी सीजन है, बारिश में भीग गए, हल्का फुल्का फीवर आ रहा है, बॉडी टेम्परेचर भी 99.2 शो कर रहा है, तो उस केसेस में भी आप पैरासीटामॉल का यूज़ कर सकते हो। बट इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो मैं डिस्कस करूँगा आपसे। कभी कभी किसी पेशेंट को खाने के बाद अगर वॉमिटिंग हो, डायरिया की शिकायत हो, या फिर बॉडी में लाल कलर के रैशेस हो, या फिर जैसा मैंने बताया नौजिया फीलिंग हो, चक्कर आ रहा है, उस केसेस में नहीं लेना है और तुरंत आप अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए कि ये दिक्कतें आ रही हैं, आगे इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं, तो वो आपको गाइड करेंगे प्रॉपर लेना है कि नहीं, और फिर आप डिसाइड कर सकते हो। तो कभी कभी हमने साइड इफ़ेक्ट की भी बात की, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, बट ये पैरासीटामॉल प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ है। प्रेगनेंसी में जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, सेकेंड थर्ड तीनों ट्राइमेस्टर में बिल्कुल ये सेफ़ होती हैं दवाइयाँ। पैरासीटामॉल इज़ वन ऑफ द ड्रग कि वो बिल्कुल हम प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में एकदम सेफ़ है दवाइयाँ, तो आप ले सकते हो इसको। बट देन टू प्रेगनेंसी में अगर आप रिस्क नहीं चाहते हो, कोई भी एरी गिरी दवाइयाँ नहीं खाना चाहते हो, ओवर द काउंटर मेडिकल पे जाके आप परचेस नहीं करना चाहते हो, तो आप अपने फैमिली फिजिशियन से विज़िट करें, उनको बताएं ये दिक्कतें हैं, तो प्रेगनेंसी में क्या एक्यूरेट सेफ़ दवाइयाँ हैं वो आपको बताएंगे और वो दवाइयाँ आप ले सकते हो। तो कभी कभी कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे भी होते हैं, मेरे पेशेंट खुद बताते हैं मुझसे, डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ खाली मैंने मेडिकल से लेके जाके और ये दिक्कतें आ रही हैं, बॉडी में लाल कलर के रैशेज़ आ रहे हैं, दाग है, खुजली करने का मन कर रहा है। तो ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं कभी कभी। तो यही साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए हम डॉक्टर के पास क्यों ना चले जाएं, उन्हीं से हम परचेस क्यों ना कर ले दवाइयाँ। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये बात कर ली मैंने पैरासीटामॉल की। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। तो ये दोनों डब्बे थे पैरासीटामॉल के, ये थी 500 पैरासीटामॉल 500 एंड ये थी पैरासीटामॉल 650 mg। अगर 50 kg के ऊपर है तो 2 टाइम्स, अगर 50 kg के नीचे है तो 500 2 टाइम्स ले सकते हो। तो ये दोनों डब्बे मैं साइड में रखता हूँ। हम नेक्स्ट दवाई की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट डब्बे में क्या दवाई रखी है उसके तरफ बढ़ते हैं। तो हम नेक्स्ट डब्बे की तरफ बढ़े हैं, तो यह है ऑन्डेनस्टेरॉन। ऑन्डेन, इसको हम वॉमिटिंग बंद करने के लिए देते हैं। वो इस तरह से दिखेगी आपको, ग्रीन कलर की होगी या कभी कभी रेड कलर की होगी, डिपेंड करता है कि किस एरिया में जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर कैसे हैं, उनके पास किस कंपनी की माल आती है, और उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि ये या तो रेड कलर में हो सकती है या फिर ग्रीन कलर में। कलर तो डिपेंड कर सकता है किस कलर की कोटिंग की जा रही हो, बट मैं जो परचेस करता हूँ यही दोनों कलर की हो सकती है। मसला मेरे यहाँ से प्रैक्टिस करता हूँ तो काफ़ी सालों से मैं उनको यही कलर की दवाइयाँ दे रहा हूँ, और उनको एक तरह के कभी कभी प्रेगनेंसी वाले पेशेंट आते हैं, प्रेगनेंसी की औरतें आती हैं, वो एक ही दवाई बताती हैं, डॉक्टर साहब उल्टी बंद करने की दवाई दीजिए, तो मैं बताता हूँ यही वाली थी, हाँ यही वाली थी, वो समझ जाते हैं। तो इसका यूज़ बात कर लेते हैं, इसका यूज़ क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, कहाँ सेफ़ है, ये दवाई सेफ़ है या नहीं, किस किस केसेस में। दोस्तों ये ऑन्डेनस्टेरॉन है, वॉमिटिंग वगैरह बंद करने के लिए दिया जाता है। कभी कभी होता क्या है, हम ट्रैवलिंग पे हैं या फिर हमारी ट्रैवलिंग या जॉब ही ऐसा है कि हमारा होल डे बस, गाड़ी, 2 व्हीलर या कहीं पर भी ट्रैवलिंग का होता है, तो उस केसेस में होता है क्या है, कभी कभी खूब पेशेंट या फिर खूब लोगों या मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं इस चैनल को, उनमें बस में बैठते ही वॉमिटिंग की शिकायत होती है। बस में बैठे हैं, विदिन 5 मिनट्स के अंदर वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तो ऑन्डेनस्टेरॉन आप वॉमिटिंग को बंद करने के लिए ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कहीं लॉन्ग टूर पे जा रहे हो या फिर कहीं फॉर एग्जांपल शॉर्ट ट्रिप पे जा रहे हो, या फिर आपका जैसे मैंने बताया आपका जॉब ही ऐसा है ट्रैवलिंग करने का, तो फॉर एग्जांपल जो भी आप व्हीकल में बैठ रहे हैं उसको आप 10 मिनट्स पहले, 10 मिनट पहले गोली ले लीजिए ऑन्डेनस्टेरॉन या ऑन्डेन।
तुरंत आपको वॉमिटिंग से रिलीफ मिल जाएगा, आपको वॉमिटिंग आपकी बंद हो जाएगी। और अगर डेंटू लगता है तो आप अगर फॉर एग्जांपल लिया हो 10 मिनट्स हो गया नहीं कंट्रोल हो तो हाफ एन आवर के बाद आप वापस ले सकते हो। एंड इसका जो अदर यूज़ है वो है प्रेगनेंसी है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, देन थर्ड ट्राइमेस्टर, तीनों में, शुरुआती 3 महीने में, देन बीच के 3 महीने एंड लास्ट के 3 महीने, सब महीनों में ये ऑन्डेंस्टेरॉन दवाई दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ होती हैं दवाइयाँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि कंटिन्यू स्टार्टिंग के जो 3 महीने रहते हैं उनमें वॉमिटिंग सेंसेशन, देन नौजिया या फिर थोड़ा बहुत चक्कर वगैरह लेडीज़ को बना होता है। उस केसेस में वॉमिटिंग उल्टी बंद करने के लिए हम ऑन्डेंस्टेरॉन का यूज़ करते हैं। ये 4 mg में अवेलेबल है, 4 mg दे सकते हैं। अगर डेंटू इससे कंट्रोल नहीं होता है तो 8 mg की तरफ भी आप जा सकते हो, उसको ले सकते हो। बट ज़्यादातर तो ये 4 mg में उनको कंट्रोल हो जाता है, वॉमिटिंग रुक जाती है। अगर डेंटू किसी को सीवियर वॉमिटिंग है, अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप 8 mg की तरफ जा सकते हो। तो ये ऑन्डेंस्टेरॉन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ था। और इसके जो कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे, सेम साइड इफ़ेक्ट बच्चों पेशेंट में भी ये आप दे सकते हो। बच्चों पेशेंट में देना है तो अगर वेट कम है बेबी का, 10 kg है, 12 kg है, तो आधी गोली तोड़ की दी जाती है। और अगर सिरप बच्चे कंफर्टेबल नहीं है गोली खाने में तो उनको सिरप फॉर्म में दिया जाता है। सिरप फॉर्म में भी ऑन्डेंस्टेरॉन अवेलेबल होता है मार्केट में, या फिर केमिस्ट शॉप पे वहाँ पे जाके आप ले सकते हो। ज़्यादातर गोली से, अगर सिरप से ज़्यादा गोलियाँ काम करती हैं तो उन्हें आदत डलाइए गोलियाँ खाने के लिए। अगर वो लेंगे तो बहुत जल्दी कंट्रोल होगा, क्योंकि खूब सारे पेशेंट रहते हैं बताते हैं कि डॉक्टर साहब सिरप काम नहीं कर रहा है, तो उनको चेंज करके अगर प्रॉपर 10 kg या 12 kg वेट है तो वही सिरप में ना देते हुए गोली दी जाती है ताकि जल्दी कंट्रोल करे और जल्दी वो इफेक्ट करे। तो ये हमने आज डिस्कस किया ऑन्डेंस्टेरॉन किस केसेस में दे सकते हैं, इसके प्रॉपर यूज़ क्या है, प्रेगनेंसी में सेफ़ है या नहीं, देन वॉमिटिंग बंद करने के लिए हम दिया जाता है इसको। देन कुछ साइड इफ़ेक्ट जैसे मैंने बताया, ऑन्डेंस्टेरॉन लेने के बाद कभी कभी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, कभी कभी अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होगा तो किसी को डायरिया की शिकायत होगी। बट ये 100 में से बहुत रेयरली होता है, 1 या 2 पेशेंट को होंगी ऐसी शिकायतें। बट देन टू किसी को होता है, डिपेंड करता है, सबका बॉडी शेप अलग अलग होता है, तो ऐसा हो सकता है। बॉडी वेट अलग अलग होता है, तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है पेशेंट के ऊपर। तो ऐसी कुछ भी शिकायत मिले, ऐसा कुछ भी साइड इफ़ेक्ट मिले तो आप अपने फैमिली फिजिशियन को ज़रूर कंसल्ट कराएं। किडनी पेशेंट में द पर्सन सफरिंग फ्रॉम किडनी लीवर डिजीज़, देन किडनी डिजीज़, हर कोई इसका वो ले सकता है, बिल्कुल सेफ़। इवन ड्राइविंग का काम है, ड्राइविंग करते हैं सुबह शाम, देन टू अगर वॉमिटिंग की शिकायत है तो इसको ले सकते हैं, दवाई बिल्कुल सेफ़ है वॉमिटिंग में भी, ड्राइविंग में भी। तो ब्रेस्ट फीडिंग में, प्रेगनेंसी में, लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, ड्राइविंग में, एवरीथिंग। बट एक ऐसी चीज़ जिससे बचना है आपको, अल्कोहल के बाद अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो आप ये दवाई का यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते। ये दवाई नहीं लेनी है आपको। इससे कभी कभी हाई गैस्ट्राइटिस या सीने में जलन या फिर देन टू आपको वॉमिटिंग बंद ना हो, वो कंटिन्यू चालू रहेगी अगर आपने अल्कोहल लिया है तो उस केसेस में दवाई काम नहीं करती है। और कोई भी अगर आप ड्रिंक करते हो तो आफ्टर 4 आवर्स के बाद ही कोई भी आप मेडिसिन ले सकते हो। बिफोर 4 घंटे के पहले आप कोई भी दवाई नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ का साइड इफ़ेक्ट होता है, इसीलिए मना किया जाता है। पेशेंट अगर कभी कोई पेशेंट अल्कोहलिक होते हैं, वो आते हैं तो पहली बात तो हम उनके क्लिनिक में लेते ही नहीं। बट देन टू अगर रेगुलर होते हैं तो किसी ना किसी बहाने वॉमिटिंग वगैरह या हेड पेन, सीवियर हेडेक है, बॉडी पेन है, तो उनको दवाई तो दी जाती है, बट उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि कोई भी दवाई मैं दे तो रहा हूँ बट वो 4 आवर्स के बाद ही आप ले सकते हो, 4 घंटे के पहले बिल्कुल सेफ़ नहीं। वो इंजेक्शन का रिक्वेस्ट करते हैं, डॉक्टर साहब इंजेक्शन दे दीजिए। अब पता है ना, ड्रिंक करने के बाद तो लोग इंग्लिश भी अच्छी बोलने लगते हैं और दवाइयों के बारे में उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज हो जाता है, तो ये कहते हैं कि हमें इंजेक्शन दे दो, आराम हो जाएगा। अरे तुमको क्या पता कि क्या रिएक्शन करेगा बॉडी में, तो इसीलिए इंजेक्शन के लिए तो बिल्कुल मना करते हैं, इंजेक्शन वगैरह देना ही नहीं होता है उनको। तो ये सब दिक्कतें आती हैं, अल्कोहलिक पेशेंट को नहीं देना है।
और जैसा मैंने बताया क्या क्या है, किस किस में दवाइयाँ सेफ़ हैं, दे सकते हो, बिल्कुल प्रेगनेंसी में दे सकते हो, बच्चों पेशेंट को दे सकते हो। एंड ट्रैवलिंग का है इशू है, ट्रैवलिंग करते हो, बस में जाने से वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती, उस केसेस में आप दे सकते हो। तो ये बात कर ली मैंने ऑन्डेंस्टेरॉन की। देन नेक्स्ट डब्बा बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट दवाई की तरफ बढ़ते हैं। तो यह सिटीजेड, सिट्रिजिन, इसका जो सॉल्ट नेम है वो है सिट्रिजिन। मार्केट में अलग अलग नाम से मिलती हैं दवाइयाँ केमिस्ट शॉप पे। इसका जो मेन जो इसका ब्रांड है वो है सिटीजेड के नाम से अवेलेबल होती है। डिपेंड करता है आपके एरिया में डॉक्टर किस प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से लिखते हैं और वो क्या प्रिस्क्राइब करते हैं। ज़्यादा करके लोग यहाँ पे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सिटीजेड ही लेते हैं। कभी बॉडी में एलर्जी हो गई, ईचिंग हो गई, वो तुरंत जाएंगे मेडिकल से सिटीजेड परचेस करेंगे और आके बताएंगे डॉक्टर साहब मैंने सिटीजेड खाई, अब आराम लग रहा है। और 2 घंटे आराम रहेगा, फिर उनको खुजली वगैरह है या बॉडी में ईचिंग है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे तो इन्होंने लिया नहीं है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जाके इन्होंने परचेस कर लिया। कभी कभी कुछ फॉर एग्जांपल बेसन का कुछ ले लिया, फिर खट्टा चीज़ ले लिया, स्पाइसी ले लिया, या फिर पिकल वगैरह ले लिया, अचार ले लिया, या फिर पापड़ खट्टे चीज़, देन बेसन के कुछ ले लिए, तला वगैरह कुछ ले लिया, देन डीप ऑयली का कुछ खा लिया, उनमें ईचिंग होती है, खुजली होती है। उस केसेस में आप ये सिट्रिजिन जो सॉल्ट है वो उसका यूज़ कर सकते हो। ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया कोटिंग अलग अलग कलर की हो सकती है। येलो कलर में अभी मेरे पास अवेलेबल है, प्रीवियस मेरे पास ग्रीन कलर में अवेलेबल थी, अभी वो ख़त्म हो गई है, इसलिए मैंने नया पैकेट मंगाया। इस तरह के ये पैकेट दिखते हैं इसके, आप देख सकते हो। जितने भी आप देख रहे हो ना 100 की पैकिंग होती है। एक पैकेट में 100 गोलियाँ होती है और एवरी पैकेट एक गोली, ये तो छोटी छोटी होती हैं इसलिए इतने ही भरती हैं। मैंने 2 पैकेट इसमें कट करके डाल दिए हैं ताकि पेशेंट आए तो कमी ना हो और मुझे काम ज़्यादा ना बढ़े। एट ए टाइम मैंने तुरंत इसमें लिया और डाल दिया। तो दोस्तों ये डब्बा सिटीजेड का है। अगर अब ये किस केसेस में दे सकते हैं वो थोड़ा सा डीप में जानेंगे। अगर सर्दी है, नाक से पानी आ रहा है, सीवियर पानी आ रहा है, देन बॉडी में कहीं एलर्जी हो गई हो, इचिंग हो, देन कभी कभी जैसा मैंने बताया बेसन, अचार, पापड़ या खट्टे चीज़ खाने की वजह से कभी कभी बॉडी में एलर्जी हो, इचिंग हो, या बॉडी में रेड कलर के लाल धब्बे हुए दिखाई दें, या फिर आँखों में बर्निंग सेंसेशन हो, जैसे मैंने बताया ईचिंग हो, आँखों में जलन है, उस सब केसेस में आप सिट्रिजिन का यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल सेफ़ है। बट ये दवाई 2 टाइम ही हम ले सकते हैं, सुबह शाम। हम इसका ओवरडोज नहीं कर सकते क्योंकि कभी कभी ज़्यादा दवाई लेने से नींद ज़्यादा आती है। ये इसके मेजर साइड इफ़ेक्ट है। मैं एक बार वापस आपको बोलूँगा कि ये सब दवाइयाँ लेने के पहले आप अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप लें। क्योंकि मैं स्लम एरियाज़ में प्रैक्टिस करता हूँ, यहाँ के लोग क्या करते हैं, पहले खुद ट्रीटमेंट लेते हैं, घरेलू इलाज करते हैं, फिर उनका सेकंड जो ऑप्शन होता है मेडिकल से जाके दवाई परचेस करते हैं। उससे भी ठीक नहीं हुआ तो लास्ट 3rd ऑप्शन डॉक्टर के पास आते हैं। सब कुछ फलाना ढिकाना या अपने आप ट्रीटमेंट लेने के बाद लास्ट ऑप्शन जो होता है वो डॉक्टर के पास आते हैं। ये फलाना ढकाना दवाइयाँ, लंबी लंबी लिस्ट खा के आके बताते हैं डॉक्टर साहब ये सब दवाइयाँ ली। और होता क्या है दोस्तों, जब हम उनको प्रिस्क्राइब करेंगे अदर मेडिसिन के साथ में तो दवाइयाँ रेजिस्टेंट हो जाती हैं, दवाइयाँ काम नहीं करती। वो सालों से ओवर द काउंटर जाके या मेडिकल पर जाके परचेस कर लेते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, और जब एक्चुअल टाइम आता है दवाई काम करने का तो वो काम ही नहीं करती, क्योंकि दवाइयाँ रेजिस्टेंट हो जाती हैं। बार बार लेने से वही दवाइयाँ एक टाइम ऐसा आएगा कि वो दवाइयाँ काम ही नहीं करती, तो हमें उससे ज़्यादा पावर की दवाइयाँ देनी पड़ती है। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया, तो ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। हमेशा आपको अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करके दवाइयाँ लेना है। तो मैंने आपको बताया जैसे रनिंग नोज़ है, कान में कभी ईचिंग हो रही है, फंगल इन्फेक्शन है, हल्के ईचिंग कर रहे हैं, या फिर रनिंग नोज़ है जैसा मैंने डिस्कस किया, बॉडी में लाल कलर के धब्बे हैं, ईचिंग है, कभी कभी आंखों में जलन है, या फिर फंगस हो गया हो वहाँ पे ईचिंग कर रहे हैं, ईचिंग कर रही हो, तो उस सब केसेस में आप सिटीजेड यानी सिट्रिजिन का यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल सेफ़ है। प्रेगनेंसी में दवाई बिल्कुल सेफ़ नहीं है, नहीं देना है। इवन ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ़ नहीं है, बट देन टू प्रिस्क्राइब करते हैं, कभी कभी देना पड़ता है, बट ये सेफ़ नहीं है। अल्कोहलिक पेशेंट को सेफ़ नहीं है, लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़ पेशेंट को ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है, तो उन सारे पेशेंट को ये नहीं दे सकते।
बट देन टू अगर आप लेना चाहते हो हार्ड एंड फास्ट है तो आप अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करें, उनको बताइए ये दिक्कतें हैं तो वो आपको कंसल्ट कर देंगे, वो बताएंगे और वो प्रिस्क्राइब कर देंगे एज़ पर जो दवाई देनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ बढ़ते हैं तो है मॉक्स, इसको हम बोलते हैं एमॉक्सिसिलिन 250। कैप्सूल शेप में दिखे, हर कैप्सूल एमॉक्सिसिलिन यानी मॉक्स नहीं होता है, ये आप ध्यान में रखें, क्योंकि अभी आपको मैं बताऊंगा, ये आप देख सकते हो। अभी आप जाओगे क्लिनिक में, बोलोगे कि ये तो कैप्सूल है, ये मॉक्स होना चाहिए, ये मॉक्स नहीं है। ऐसे कुछ कैप्सूल दिखें तो ये अलग चीज़ होती है, ये दाने वाली, और ये अलग चीज़ है। तो हर कैप्सूल मॉक्स नहीं होता है, तो इतना आप ध्यान रखेंगे। बट कुछ ऐसे ही मिलता जुलता होगा। इसकी जो कोटिंग होगी ना, ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, पूरा फुल कोटिंग होगा, क्योंकि इसके अंदर पाउडर होता है, जो मेडिसिन होती है पाउडर फॉर्म में होती है, इसीलिए इसको फुल कोटिंग किया जाता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। ये डिपेंड करता है, कलर वेरी कर सकता है, जैसे मैंने बताया आपके एरिया में जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर केमिस्ट शॉप में। इस तरह की येलो होती है, देन रेड कलर में अवेलेबल होता है, इस तरह के ये दिखते हैं। अब इसका यूज़ क्या है वो जान लेते हैं। मॉक्स 250, इसका जो जैसे मैंने बताया mg 250 mg में अवेलेबल होती है कैप्सूल फॉर्म में। अगर किसी को सीवियर कट है या फिर वुंड है, फोड़ा है, सूख नहीं रहा है, उस केसेस में आप दे सकते हो। कभी कभी खेलते समय घाव लग गया या फिर कहीं पे फोड़े हो गए, जैसा आप मैं बता रहा हूँ इस फोटो में, आप देख के समझ जाइए कि ऐसे कुछ घाव हुए हो या फिर फोड़ा हो, फुंसी हो, कहीं से पस निकल रहा हो, या कान से कहीं कभी कभी मवाद निकल रहा हो, या कहीं पे कट लग गया हो ब्लेड के, कभी कभी दाढ़ी बनाने से ब्लेड से चीरा लग गया हो, या कहीं कुछ चाकू से काम कर रहे हो, हाथ कट, फीमेल्स में से ज़्यादा देखा गया है, किचन का काम करते समय चाकू से घाव लग जाता है तो थोड़ा हल्का फुल्का कट जाता है, तो उन सब केसेस में आप मॉक्स का यूज़ कर सकते हो। मॉक्स 250 का यूज़ कर सकते हो। इसे आप थ्राइस अ डे ले सकते हो, दैट इज़ सुबह दोपहर शाम इसको ले सकते हो। सुबह ले लो, देन आप आफ्टरनून में 3 o'clock को अगेन ले सकते हो, देन 9 o'clock को रात में वापस ले सकते हो। तो इस तरह के कैप्सूल्स होते हैं मॉक्स 250। कभी कभी पेशेंट आते हैं, बताते हैं डॉक्टर साहब ये लग गया है काम करते समय, तो उस केसेस में मैं मॉक्स देता हूँ। कभी ये फोड़ा है, फुंसी है, सूख नहीं रहा हो, उन्हें बैंडेज लगा के, बीटाडीन वगैरह लगा के उन्हें मॉक्स का यूज़ किया जाता है, मॉक्स दिया जाता है। बट अगर सीवियर हो, जैसे वुंड्स वगैरह ज़्यादा हो, कट डीप कट हो, टाके वाली चीज़ हो, टाका लगाने के बाद, आप उस केसेस में आप अमॉक्सिसिलिन प्लस क्लैमम, दैट इज़ आप इस तरह के मेडिसिन होते हैं वो लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो मेडिसिन होती है क्लैमम, वो ज़्यादा काम करती है घाव में, कट लग गया हो या फिर कभी टाके वाली सीन हो गई हो, तो उस केसेस में अमॉक्सिसिलिन प्लस क्लैमम देना ज़रूरी होता है। उस केसेस में मॉक्स काम नहीं करेगी, इसलिए नहीं करेगी क्योंकि ये लोवेस्ट डोज हो जाता है। टाका वगैरह सूखने के लिए, या डीप कट है जैसे मैंने बताया, चोट लग गई हो, तो उस केसेस में क्लैमम का यूज़ कर सकते हैं। क्लैमम अलग अलग वेरिएंट में, अलग अलग पावर्स में अवेलेबल होती है। 625 मेरे पास है। देन कभी कभी जैसे मैंने बताया फोड़ा है या हाथ पैर में सूख नहीं रहा हो, या फिर हाथ पैर में फॉर एग्जांपल कहीं कट लग गया हो, या फिर जैसे मैंने बताया कभी कभी कफ जम गया हो, खांसी आ रही हो, हल्की फुल्की खांसी है, या फिर रनिंग नोज़ है, उन सब केसेस में आप अमॉक्सिसिलिन का यूज़ कर सकते हो। पावर मैंने आपको बताया 250 mg। रनिंग नोज़ है, हल्की फुल्की खांसी आ रही है, घाव नहीं सूख रहा है, तो उन सब केसेस में आप मॉक्स का यूज़ कर सकते हो। आँखों में रेडनेस है, बर्निंग है, देन एक तरह का जैसे मैंने बताया आंखें लाल हो गई है, खुजली हो रही है, तो उन सब केसेस में आप मॉक्स का यूज़ कर सकते हो। ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ है। बात कर लेते हैं क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल सेफ़ है। देन एल्कोहलिक लिवर डिजीज़, अल्कोहल पेशेंट की बात कर ली जाए तो वो विदिन 4 आवर्स कोई भी दवाई सेफ़ नहीं रहती, नहीं दे सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिलाओं को ये बिल्कुल सेफ़ है। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़ बिल्कुल सेफ़ है, ले सकते हैं। इवन ड्राइविंग पेशेंट जो ड्राइविंग करते हैं सुबह शाम, वो भी ले सकते हैं, उनके लिए भी बिल्कुल सेफ़ है मॉक्स। देन टू अगर आप ले रहे हो तो आप अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करें, उनको बताएं ऐसा ऐसा है, तो वो आपको गाइड करेंगे। तो ये मैंने बात कर ली मॉक्सिसिलिन की
250 में अवेलेबल है, अलग अलग वेरिएंट में अवेलेबल होती है। बट मैं जो सजेस्ट करता हूँ, मैं जो अपने पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ, मैं जो देता हूँ घाव वगैरह के लिए, वो यही देता हूँ। मॉक्स और क्लेवेम भी अवेलेबल है। तो ये मैंने बात कर ली आज मॉक्स की। जो नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है डाइजीन। आपने लिया होगा, मुझे 100% यकीन है। कभी सीने में जलन हो गई हो, या फिर आपने ऑयली या फिर स्पाइसी फूड ले लिया हो, छाती में जलन लग रहा हो, पेट साफ नहीं हो रहा हो, या फिर स्टमक में कभी कभी जलन जैसा महसूस होता हो, या फिर गले में यहाँ पे जलन जैसा लग रहा हो, हमेशा खट्टी ढकारे आ रही हो, उन केसेस में हम डाइजीन का यूज़ करते हैं। अब इसे लेना कैसा होता है, ऐसे ढक्कन खोलते हैं और इस तरह से जीभ पे रख लेते हैं। दोस्तों ये चूसने वाली दवाई होती है, जीभ पे लेके इसे चूसना होता है, सक करना होता है, ताकि ये दवाई पूरी मेल्ट हो जाए। और सीने में जलन होती हो या फिर छाती में जलन होती हो, स्टमक में कभी कभी अल्सर हो गए हो, तो उन सब केसेस में डाइजीन काम करती है। इसके अलग अलग ब्रांड्स है, डाइजीपेन नाम से अवेलेबल है। देन कुछ अलग अलग ब्रांड्स के नाम से अवेलेबल है, वो मुझे नहीं पता। मैं अपने पेशेंट को यही रिकमेंड करता हूँ। इसे चूसना होता है, सक करना होता है, ताकि ये अच्छी तरह से जाए और मेल्ट होके इसोफेगस के थ्रू पूरे जो छाती में जलन हो रही हो या सीने में जलन हो रही हो, उससे आपको रिलीफ मिले। तो इसका यही प्रॉपर यूज़ है प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में। जन लीवर किडनी डिजीज अल्कोहलिक पेशेंट को ये बिल्कुल सेफ नहीं होती है। कभी कभी हाई गैस्ट्राइटिस हो, सीने में जलन हो, या फिर जैसा मैंने डिस्कस किया अल्कोहलिक पेशेंट हो, उन सब केसेस को ये दे सकते हो, बिल्कुल सेफ है। हाई गैस्ट्राइटिस यानी कभी कभी शराब पीने के बाद एकदम छाती में जलन होता हो और कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं होती हो, वॉमिटिंग सेंसेशन होता हो, खाना वगैरह स्मेल कर रहा हो, उन सब केसेस में आप डाइजीन का यूज़ कर सकते हो। ये च्यूएबल भी होता है, देन आप जीभ पे रख के इसको चूस भी सकते हो, और एल्स अगर किसी को इसकी स्मेल पसंद नहीं होती हो, डायरेक्टली वाटर से भी इसको ले सकता है। काफ़ी फीमेल्स आती हैं, बताती हैं, मैं उन्हें देता हूं तो वो कंफर्टेबल नहीं होते, तो उन्हें वाटर के साथ, पानी के साथ दिया जाता है। बट मेल पेशेंट कंफर्टेबल होते हैं, वो डायरेक्टली ले लेते हैं, इतना वो शर्माते नहीं हैं। क्योंकि दोस्तों अगर किसी को उमेश यानी अगर किसी को गैस की दवाई हम दे रहे हैं, तो उन्हें 100% सीने में जलन होता ही है। तो उन्हें गैस की दवाई के साथ आप डाइजीन का यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डाइजीन देना है, देन हाफ एन आवर रुकने के बाद कोई भी गैस की दवाई जो आप लेते हो XYZ वो लेना है। और उनके बाद अगर कुछ भी पेन वगैरह है बॉडी में, या कुछ भी जैसे मैंने बताया स्टमक पेन है, हेडेक है, सीवियर बॉडी पेन है, तो आफ्टर फूड खाने के बाद आप उस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो। इस तरह से प्रॉपर एक सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक दवाइयाँ ली जाती हैं, उसी हिसाब से दवाई ज़्यादा काम करती है। तो इसके कलर्स पहले अभी तो मेरे पास येलो कलर में अवेलेबल है, पहले इस कलर की आती थी क्या, अभी भी आती हैं। मेरे पास अभी ये कलर की अवेलेबल नहीं है, मैं येलो कलर में देता हूँ पेशेंट को, तो उन्हें ठीक लगता है। और जो जलन होती है या कभी कभी खाने की इच्छा नहीं होती है, उन सब से उनको रिलीफ मिल जाता है। बच्चों पेशेंट है उनको भी दे सकते हो, बच्चों पेशेंट में बिल्कुल सेफ होता है। बट अबाउट 12 ईयर्स 10-12 ईयर्स वालों को दे सकते हो। कभी कभी बाहर का फॉर एग्जांपल चाइनीज़ फूड, मंचूरियन वगैरह ज़्यादा हो जाता है, उस केसेस में भी उनको जलन होती है, वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, उन सब केसेस में दे सकते हो। बच्चों पेशेंट को ज़्यादा वो बाहर का खाते पीते रहते हैं, ऑयली फूड खा लेते हैं, देन पैकेट वाली चीज़ें, जो पैकेज प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो भी खाते रहते हैं, उसके वजह से वॉर्म्स इन्फेक्शन के भी डर होते हैं, वॉर्म्स वाले इन्फेक्शन भी उनको हो जाते हैं, तो वो तो देना ही पड़ता है। साथ में अगर बाहर का खाने पीने की वजह से कभी कभी ज़्यादा जलन होने लगे, या फिर हम कभी कभी पानी कम पीते हैं, तभी भी छाती में जलन होती हो, यानी भी गले में जलन होती हो, उन सब केसेस में आप डाइजीन का यूज़ कर सकते हो। मार्केट में जैसे मैंने बताया डाइजीपेन अवेलेबल है, सिरप फॉर्म में अवेलेबल है, डाइजीपेन जूनियर करके मैं ब्रांड्स का यहाँ पे प्रॉपर
जो मुझे आइडिया है, जो मुझे पता है, मार्केट में n नंबर ऑफ ब्रांड्स है, बट मुझे जिसके ऊपर ट्रस्ट है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, वही मैं ब्रांड्स के बारे में, वही मैं ब्रांड्स के नाम ले रहा हूँ, ताकि जो भी है, फॉर एग्जांपल बच्चों पेशेंट की मैं डाइजीपेन जूनियर का यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप ये हमेशा अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन में या फिर उनको बता के लीजिए, ओवर द काउंटर मेडिकल पे जाके आपको परचेस नहीं करना है। तो अगर यहाँ तक आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को अगेन सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। ये रही बात डाइजीन की। नेक्स्ट जो मेरे पास मेडिसिन है लूज़ में, वो है डाइक्लोफेनेक। इसका जो सॉल्ट नेम है डाइक्लोफेनेक, मार्केट में अलग अलग नाम से अवेलेबल है, डाइक्लोजेम। मैं स्लम एरियाज़ में प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के जो पेशेंट हैं, मेरे जो व्यूवर्स जो स्लम एरियाज़ में, जैसे मैंने बताया, काफ़ी लोग हैं, तो कुछ भी पेन हुआ, जॉइंट पेन, फीवर हुआ या बारिश में भीग गए, तो तुरंत मेडिकल पे जाएंगे, बोलेंगे भाई साहब एक डाइक्लोजेम दवाई दे दो, और वो लेके आराम उनको खा लेते हैं और उनको आराम रिलीफ भी हो जाता है। बट उनको ये नहीं पता कि उन फ्यूचर में डाइक्लोजेन का या डाइक्लो का कितना ज़्यादा साइड इफेक्ट है। कभी कभी किडनी फेलियर में भी पेशेंट जा सकते हैं, बट उनको नॉलेज नहीं होता, वो जाते हैं, खा लेते हैं और उनको रिलीफ मिल जाता है। ईयर ऑन ईयर वो खाते रहते हैं और लास्ट में देखते हैं कि यही तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी स्टोन के भी चांसेस इस गोली से ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका प्रॉपर यूज़ यही है कि दोस्तों, अगर बॉडी में हल्का फुल्का कहीं ना कहीं हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, तो आप उस केसेस में ले सकते हो। टूथैक है, हल्का फुल्का दांत में दर्द है, तो उस केसेस में भी ले सकते हो। देन जॉइंट पेन, एक लोग यहाँ के कैसे है कि फीवर में भी हाई ग्रेड फीवर है तो उसमें डाइक्लोजेन का यूज़ करते हैं, डाइक्लोफेनेक का यूज़ करते हैं। दैट इज़, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। अगर जॉइंट पेन हो रहा हो कभी खेलते टाइम, या फिर हम जैसे एथलीट जो होते हैं, पैर वगैरह में क्रैम्प आ जाता है, या कभी क्रिकेट खेलते टाइम रिस्ट वगैरह में क्रैम्प आ जाता है, उस केसेस में आप डाइक्लोफेन का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जॉइंट पेन में कुछ भी तकलीफ आया तो उस केसेस में आप यूज़ कर सकते हो, बट हमेशा यूज़ नहीं करना है। अगर एक या दो डोज से आपका जॉइंट पेन जो है वो रिलीफ नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, बताओ उनको ये दवाइयाँ मैंने ली थी, आप क्या करना है वो आपको गाइड करेंगे। तो जैसा मैंने बताया, जॉइंट पेन, टूथैक है, देन इस सब केसेस में आप ले सकते हो, दवाई बिल्कुल सेफ़ है। बात करते हैं प्रेगनेंसी में, बिल्कुल सेफ़ नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ़ है, ले सकते हो। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम लीवर डिजीज़ सेफ़ है, किडनी डिजीज सेफ़ है, जो लोग ड्राइविंग करते हैं, जिनका गाड़ी चलाने का काम है, वो भी उस केसेस में भी ये दवाई बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल ले सकते हो। एंड इसे लेना कैसा होता है, मॉर्निंग इवनिंग 2 डोज, एक गोली सुबह, एक गोली शाम में। इसमें होता क्या है दोस्तों, पैरासीटामॉल 325 होता है, जो ज़्यादा फीवर वगैरह हो या फिर जॉइंट पेन ज़्यादा हो वो कम हो जाता है उससे। देन इसमें हल्का फुल्का फीवर भी है तो आप ले सकते हो। 2 डोज लेना होता है, सुबह शाम, मॉर्निंग में 1 डोज एंड इवनिंग में 1 डोज। अगर फीवर या फिर जॉइंट पेन ज़्यादा है तो आप दिन में 3 बार ले सकते हो, थ्राइस अ डे, सुबह, दोपहर, शाम। ऐसा करके आप डोज डिवाइड कर सकते हो। अगर देन टू रिलीफ नहीं हो रहा है तो आप, जैसे मैंने बताया, आप अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करें, वो आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामॉल। इसे हम कहते हैं आइबुपैरा। इस तरह की होती है, लूज में, कलर्स जैसे मैंने बताया वेरी कर सकते हैं। बड़ी बड़ी गोलियां होती हैं, थोड़ी सी मोटी होती हैं आइबुपैरा। आप अगर देखेंगे, अगर यही गोली होगी तो आप समझ जाएंगे कि ऐसी ही दवाइयाँ होती है आइबुपैरा की। दोस्तों, इसमें जो जैसे मैंने बताया, आइबुप्रोफेन 400 mg होता है प्लस पैरासीटामॉल 325 mg होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए कहा जाता है आइबुपैरा। आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामॉल इसका फुल नेम है। स्ट्रिप में ये सब दवाइयाँ स्ट्रिप में भी अवेलेबल होती हैं, स्ट्रिप में भी आप ले सकते हो। इसका प्रॉपर यूज़ कैसा, कहाँ होता है, क्या यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्रैम्प वगैरह आ गया हो, जॉइंट पेन है, जॉइंट पेन के साथ स्वेलिंग है, अगर सूजन आ गया हो, उस केसेस में ये आइबुपैरा काम करती है। आइबुप्रोफेन जो होती है वो स्वेलिंग को कम करती है, एंड जो पैरासीटामॉल होता है वो फीवर या फिर उसमें दर्द हुआ हो वो कम करता है। तो अगर
कट हुआ हो, वुंड्स है, फोड़ा है, फुंसी है, उसके साथ अगर सूजन भी है, स्वेलिंग भी है, या फिर कभी घाव हो गया हो या सूख नहीं रहा हो, या फिर उसके साथ दर्द ज़्यादा हो, तो हम आइब्रूफेन प्लस जो भी एंटीबायोटिक देना होगा जैसे अमोक्सिसिलिन प्लस क्लैबामेट वो सब दे सकते हैं। तो ये चीज़ जैसा मैंने बताया, अगर कट है, सूजन है, जॉइंट में सूजन, जॉइंट जोड़ों में, हाथों में कहीं पर भी सूजन है, सूजन के साथ दर्द है, तो आप उस केसेस में आइबूपेरा का यूज़ कर सकते हो। और अगर सिर्फ दर्द है तो जैसा मैंने बताया जॉइंट पेन है तो उसके लिए सिर्फ आप डाइक्लोफेनेक का यूज़ कर सकते हैं। सूजन के साथ जैसे मैंने बताया दर्द के साथ अगर सूजन भी है, स्वेलिंग भी है तो आइबूपेरा का यूज़ कीजिए। और जैसे मैंने बताया कहीं पे फोड़ा हो गया हो, सूख नहीं हो रहा हो, वुंड्स है, कट है, उस केसेस में भी आप आइबूपेरा का यूज़ कर सकते हो। कान में कभी दर्द है या फिर कान में दर्द है, कान में इचिंग हो रही है, कान में जैसे मतलब वुंड्स है या फिर फोड़ा हो, उस केसेस में भी आप आइबूपेरा का यूज़ कर सकते हो। हल्का फुल्का फीवर है, बॉडी पेन है, फीवर जा नहीं रहा है, हल्का लाइट फीवर है, उस केसेस में भी आप आइबूपेरा का यूज़ कर सकते हो। इवन बच्चों पेशेंट में अबाउट 12 ईयर्स से ज़्यादा हैं तो उन्हें हम निमोसेलाइड कंटेंट नहीं देते हैं, उन केसेस में भी आप आइबूपेरा का यूज़ कर सकते हो। ये रही बात आइबूपेरा की। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कहीं कहीं दवाई सेफ़ है, कहीं कहीं सेफ़ नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग में बिल्कुल सेफ़ है, बट प्रेगनेंसी की बात की जाए तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ट्राइमेस्टर में कहीं पर भी आइबू प्लस पैरासीटामोल सेफ़ नहीं है। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से मत लीजिए, आप कभी भी अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही आप लीजिए। पैरासीटामोल सेफ़ है, बट उसके साथ जो आइबुप्रोफेन है वो सेफ़ नहीं है, इसलिए आप खुद से दवाई मत लीजिए। आप अपने फैमिली फिजिशियन से विज़िट कीजिए और उनको बताइए ये दिक्कतें हैं, तो वो आपको एज़ पर जो भी मेडिसिन गाइड करना होगा वो आपको गाइड करेंगे। कान में हल्का दर्द है तो आप ले सकते हो, या फिर गम्स में कहीं स्वेलिंग हो गया हो कुछ खाते पीते, या फिर टूथैक है या फिर स्वेलिंग है गम्स में, उस केसेस में भी आप ले सकते हो। हैंड में कभी, एल्बो में कभी वेट लिफ्ट करते हुए या फिर वज़न उठाते हुए कभी स्टोन से, आयरन से लग गया हो, उस केसेस में स्वेलिंग आ गई हो और अगर पेन है तो उस केसेस में भी आप आइबूपेरा का यूज़ कर सकते हो। देन एंकल रीजन पे, एंकल फीट पे कहीं जॉइंट पेन में कहीं दिक्कतें हैं, दर्द है, स्वेलिंग है, उस केसेस में भी आप आइबूपेरा का यूज़ कर सकते हो। कहीं टाँके लगे हों, सूख नहीं रहे हों, टाँके के साथ दर्द हो, स्वेलिंग हो, सर पे चोट लगी हो, उस केसेस में भी आप आइबूपेरा का यूज़ कर सकते हो। बस ध्यान रहे आइबूपेरा के साथ कोई भी आपको एंटीबायोटिक लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो स्वेलिंग और सूजन दोनों साथ में कम कर दे। अगर आप यही लोगे तो हो सकता है काफ़ी लंबा समय लग जाए घाव सूखने में या दर्द को कम होने में। तो आप अगर आइबूपेरा का यूज़ कर रहे हो तो कोई भी आप एंटीबायोटिक का यूज़ ज़रूर करें। और अगर जॉइंट पेन हो रहा हो और अगर काले कलर का ब्लड क्लॉट हो गया हो तो आप कोई भी डाइक्लोफेनेक ऑइंटमेंट का यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसके साथ। जैसे मैंने बताया किडनी पेशेंट, अल्कोहलिक पेशेंट, देन अल्कोहलिक जो लोग अल्कोहलिक होते हैं या फिर लिवर डिजीज में बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल आप ये दवाई ले सकते हो। तो ये रही बात आइबूपेरा की। ये जो डब्बे में दवाई है उसे हम कहते हैं निमोसेलाइड प्लस पैरासीटामोल, इसका शॉर्ट फॉर्म है नाइस पैरा। पैरासीटामोल 325 mg प्लस 100 mg नाइस है, दैट इज निमोसेलाइड, तो हो गया टोटल 425 mg। ये उस केसेस में देते हैं जिस केसेस में फीवर के साथ हेडेक है और हेडेक के साथ एकदम सीवियर दर्द हो रहा हो, उस केसेस में आप नाइस पैरा का यूज़ कर सकते हो, दैट इज निमोसेलाइड प्लस पैरासीटामोल। गोली का शेप देख सकते हो आप, कुछ इस तरह का होता है। तो ये कहते हैं इसको नाइस पैरा, दैट इज निमोसेलाइड प्लस पैरासीटामोल। ये अगर फीवर ज़्यादा है, नहीं जा रहा है, आपने पैरासीटामोल ट्राई कर लिया, देन आइबू प्लस पैरासीटामोल ले लिया, देन टू फीवर कम नहीं हो रहा है, तो उसके बाद आप नाइस पैरा, दैट इज निमोसेलाइड प्लस पैरासीटामोल 425 mg आप ले सकते हो। ये जैसे मैंने बताया हेडेक के साथ अगर बॉडी पेन ज़्यादा हो, फीवर, हाई ग्रेड फीवर हो, उस केसेस में आप नाइस पैरा का यूज़ कर सकते हो। ये आप मॉर्निंग इवनिंग 2 डोज ले सकते हो। अगर फीवर ज़्यादा है और कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप थ्राइस अ डे, दैट इज़
सुबह दोपहर शाम आप ले लो, आपको रिलीफ हो जाएगा। जैसा मैंने बताया, अबाउट 12 ईयर्स बच्चों पेशेंट को नहीं दे सकते। बच्चों पेशेंट में नाइस निमोसलाइड जो कंटेंट होता है वो सेफ़ नहीं होता है। तो अबाउट 12 ईयर्स या 12 ईयर्स वालों को ये दे सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ होता है दवाई। अगर भी आप बिलो 12 ईयर्स के दे रहे हो तो कभी कभी बच्चों में रेडनेस होता है, इचिंग आती है बॉडी में, या फिर वॉमिटिंग सेंसेशन होता है कि या चेहरा कभी गुब्बारे जैसा फूल जाता है, या बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाता है। तो उस केसेस में ये सब साइड इफेक्ट आते हैं। ऐसा कुछ मिले तो आप अपने फैमिली फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट कराएं। देन जैसा मैंने बताया, फीवर कंटिन्यू 3 या 4 दिन से लगातार फीवर आ रहा है और नहीं उतर रहा है। खूब सारी दवाइयाँ ले ली, मेडिसिन भी ट्राई कर ली और अपना होम रेमेडी घरेलू इलाज भी कर लिया, देन टू नहीं जा रहा है तो आप नाइस पैरा का यूज़ कर सकते हो। 425 ध्यान रहे, 12 ईयर से ज़्यादा है बच्चा, उस केसेस में आप दे सकते हो नाइस निमोसलाइड प्लस पैरासीटामोल 325 mg 12 ईयर्स के नीचे नहीं देना है। और अगर वेट 50 kg है तो उनको थ्राइस अ डे, सुबह दोपहर शाम देना है। वेट 50 kg से कम है तो सुबह शाम ही देना है उनको। तो ये रही बात निमोसलाइड की। निमोसलाइड प्लस पैरासीटामोल फीवर है, इवन ये हाई ग्रेड फीवर है। जैसे मैंने बताया, फीवर अगर 99 प्लस है या 100 डिग्री फीवर है तो उस केसेस में आप दे सकते हो। ये कुछ दवाइयाँ रहती है जो सेफ़ नहीं होती है, प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ नहीं रहती, ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ़ है, लीवर डिजीज़ में सेफ़ है, अल्कोहलिक पेशेंट में। अल्कोहलिक के लिए तो बिल्कुल सेफ़ नहीं है कोई भी दवाइयाँ। अगर देन टू ड्रिंकर्स है तो आप कोई भी दवाई 4 आवर्स के बाद ही ले सकते हो। ये दवाई 4 घंटे का गैप चाहिए, नहीं तो कभी कभी वॉमिटिंग, अगर तुरंत कोई अल्कोहलिक लेता है, अल्कोहल लेने के बाद ये दवाई लेते हैं तो तुरंत कभी कभी किसी को वॉमिटिंग सेंसेशन या फिर रेडनेस होता है, इचिंग होता है बॉडी में, या फिर लूज मोशन की शिकायत होती है। कभी कभी किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत होती है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखें। तो ये रही बात अभी नाइस पैरा की मैंने की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो होता है वो एंजाइम्स होता है। ये गैस, बॉडी में अगर हाई गैस्ट्राइटिस है, गैस की शिकायत है, पेशेंट को बहुत गैस होता है, तो उस केसेस में ओमेस के साथ यानी ओमेप्राजोल प्लस एंजाइम्स दिया जाता है ताकि ओमेप्राजोल से गैस ना बने और एंजाइम से जो भी गैस बने वो पास हो जाए। खूब सारे पेशेंट आते हैं, बताते हैं डॉक्टर साहब गैस पास नहीं हो रहा है। उस केसेस में क्या करना है? उस केसेस में उनको एंजाइम देना है। एंजाइम से दोस्तों होता क्या है, स्टमक में जो अल्सर हुआ हो, अल्सराइटिस हुआ हो, वो अल्सर कम होता है। एंजाइम देना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो भी गैस बनता है, गैस का निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं गैस निकला तो एक तरह का हाई गैस्ट्राइटिस, पेट भरा भरा लगेगा, पेट में ऐसा लगेगा पेट इतना तंबूरा जैसे बाहर निकला है। तो उन सब केसेस में आप एंजाइम का यूज़ कीजिए। एंजाइम का यूज़ हमेशा गैस पास करने के लिए या स्टमक में, जैसे मैंने बताया अल्सर हो गया हो, देन पेप्टिक अल्सर जिसे कहते हैं, सीने में जलन है, छाती में जलन है, उन सब केसेस में आप एंजाइम्स का यूज़ कर सकते हो। ये गोली कुछ इस प्रकार रहती है, काली कलर की होती हैं। ये देखिए, इसे हम एंजाइम्स कहते हैं। इस तरह की होती है। इसे कोई भी गैस की दवाई के साथ लिए जा सकते हैं। खूब सारे यहाँ पे ओमी ब्रांड नेम यहाँ पे स्लम एरियाज़ में खूब चलता है। लोग कभी भी किसी को अगर गैस होता है वो तुरंत स्टोर पे जाके ओमी परचेस करता है। अगर ओमी से आपको रिलीफ नहीं होता तो ओमी के साथ उनको बोलिए एक एंजाइम देने के लिए। आप अगर दोनों एम्प्टी स्टमक आधे घंटे पहले लेते हैं खाना खाने के तो डेफिनेटली इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अगर किसी को हाई गैस्ट्राइटिस है, गैस की शिकायत ज़्यादा है, पेट भरा भरा लगता है, एपिगैस्ट्रिक में यहाँ ऊपर की तरफ पेन ज़्यादा होता है, तो कम से कम आप खाने के मेडिसिन एंड खाने के बीच में 1 घंटे का गैप रखें। फॉर एग्जांपल अगर आप एंजाइम ले रहे हैं तो 1 घंटे तक खाली पेट रखना है और 1 घंटे के बाद ही आपको कुछ हल्का खाना खाना है। भरपेट खाओगे देन अगेन गैस बनेगा, इसलिए कुछ आपको हल्का ही खाना है ताकि गैस ना बने आपको। ये गोलियां कुछ इस प्रकार होती है दोस्तों। एंजाइम्स काली कलर की होती है, इस तरह की गोलियां होती है दोस्तों। ये दवाई बहुत अच्छी होती है गैस को रिलीफ करने में। जैसे मतलब अल्सर हो गया हो उसको रिलीफ करने के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ रहती है। हाई गैस्ट्राइटिस के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ रहती हैं।
प्रेगनेंसी में, बट ये सेफ़ नहीं है प्रेगनेंसी में। देन 2 अगर गैस बनता है तो प्रॉपर प्रेगनेंसी की दवाई आती है पेन 40 या फिर पेंटाप्राजोल 40 mg, वो ले सकते हैं प्रेगनेंसी में। बिल्कुल सेफ़ है, एंजाइम्स वगैरह बिल्कुल सेफ़ होती है, बट मैं सजेस्ट नहीं करता। कभी कभी एक छोटी गलती की वजह से मिसकैरेज हो जाए, ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो वो मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं एंजाइम मैं रिकमेंड नहीं करता प्रेगनेंसी में। और बाकी ब्रेस्ट फीडिंग में बिल्कुल सेफ़ है। देन जो ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर उनको बैठे बैठे किसी का जॉब का काम होता है, जो जॉब पर जाते हैं, 9 to 6 आवर्स का शिफ्टिंग होता है, या फिर जिसका ड्राइविंग का काम होता है, बैठे बैठे गैस बनना तो जाहिर सी बात है, गैस उनको बन जाता है 10 मिनट, गैस ज़्यादा बन जाता है, तो उस केसेस में आप एंजाइम का यूज़ कर सकते हो। दवाई बिल्कुल सेफ़ है। तो अगर कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, एंजाइम से रिलेटेड, खास करके इस टॉपिक से, तो तुरंत मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, उस क्वेश्चन का आपको ज़रूर मैं आंसर दूंगा। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। ओमेप्राजोल कैप्सूल्स होते हैं, ये इस तरह के होते हैं, और इनके शेप, साइज़, कलर जैसा मैंने बताया कुछ इस तरह के होते हैं। ओमेज देखिए, इस तरह की इसकी 100 की पैकिंग होती है दोस्तों। ओमेप्राजोल 20 mg, ये जो कैप्सूल्स होते हैं वो 20 mg के होते हैं। अगर जैसा मैंने बताया गैस की शिकायत ज़्यादा है, ज़्यादा बन रही हो, तो इसके साथ अगर आप एंजाइम्स का यूज़ करते हो तो बहुत रिज़ल्ट जो आता है 2x, यानी रिज़ल्ट डबल हो जाता है। तो कभी भी लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया स्लम एरियाज़ वगैरह में मेडिकल पर जाते हैं, तुरंत कोई भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब ओमी, या फिर जिसका जो ब्रांड कंटेंट सॉल्ट होता है ओमेप्राजोल, वो ले लेते हैं और उनको रिलीफ तो हो जाता है, बट वापस 1 या 2 दिन बाद अगेन गैस की शिकायत बन जाती है, क्योंकि वो खाने पीने में परहेज़ी वगैरह नहीं करते। तो अगर आप एंजाइम्स के साथ, अगर आप ओमेप्राजोल के साथ एंजाइम्स का यूज़ कर रहे हो तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। सीने में जलन है, या फिर हाई गैस्ट्राइटिस है, या फिर पेट साफ नहीं हो रहा हो, पेट भरा भरा लग रहा हो, खाने पीने की इच्छा नहीं हो रही हो, मुंह से स्मेल आ रहा है, या फिर मुंह से सलाइवा का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, उन सब केसेस में आप एंजाइम का यूज़ कर सकते हो। खाना देके खाने की महक आ रही हो, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही हो, मन एकदम चिड़चिड़ा हो गया हो, खाना देख के खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही हो, तो उन सब केसेस में आप ओमेस का यूज़ कर सकते हो। हाफ एन आवर आपको बिफोर फूड लेना होता है। भूख नहीं लग रही हो तो अगर ओमेप्राजोल यानी ओमी बिफोर, वो खाने के पहले हाफ एन आवर पहले लेते हैं कंटिन्यू 7 या 10 दिन तक, तो उन्हें भूख नहीं लगने की जो शिकायत है वो भी दूर हो जाती है। तो आप इस दवाइयों का इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में, बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी दवाइयाँ हैं वो है मेट्रोजेल। इसका पूरा जो ब्रांड कंटेंट होता है, जो सॉल्ट होता है, वो मेट्रोनिडाजोल होता है। मेट्रोजेल 400 के सॉल्ट में ये अवेलेबल होती है, इस तरह का होता है। ये नॉर्मली येलो कलर में अवेलेबल होती है, कहीं पर भी आप इस तरह के देख सकते हो। इसे हम मेट्रोनिडाजोल नाम से जाना जाता है। मार्केट में इसके खूब सारे ब्रांड नेम है, जैसे मेट्रोजेल, या तो जैसे अलग अलग ब्रांड नेम है, वो आप देख सकते हो। अगर पेशेंट को वाइट, फॉर एग्जांपल अगर फीमेल पेशेंट है, अगर उसको वाइट डिस्चार्जेस से सफ़ेद पानी की शिकायत है, तो उस केसेस में आप मेट्रोजेल का यूज़ कर सकते हो। अगर कान में दर्द है, कान में पस आ रहा है, एक तरह का मवाद आ रहा हो, तो उस केसेस में आप मेट्रोजेल का यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल सेफ़ है। देन अगर घाव नहीं सूख रहा हो, एक तरह का जलन हो रहा हो, और फोड़े है, फुंसी है, उसमें अगर वो भी नहीं सूख रहा हो, तो उस केसेस में आप मेट्रोजेल का यूज़ कर सकते हो, बहुत इफेक्टिव है। देन कुछ ऑइंटमेंट भी आते हैं मेट्रोजेल के, मेट्रोजेल 2% या फिर मेट्रोजेल पी। अगर उसी के साथ आप एमोक्सिलिन 625 प्लस मेट्रोजेल का यूज़ करते हो तो घाव बहुत जल्दी सूखता है, तो आप इस तरह से भी इसका यूज़ कर सकते हो। देन अगर बाथरूम की शिकायत है, लूज मोशन की शिकायत है, कंटिन्यू डायरिया है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, जुलाब है, दिन में 2 बार 4 बार, या कोई पेशेंट आके कहते हैं डॉक्टर साहब 10-10 बार जुलाब हो रहा है, तो हम मैं लोप्रामाइड के ऊपर आऊँगा। लोप्रामाइड प्लस मेट्रोजेल का यूज़ करेंगे तो जुलाब बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। बच्चों पेशेंट है तो उन्हें मेट्रोजेल की सिरप आती है, तो उस केसेस में हम मेट्रोजेल का यूज़ करते हैं, तो उनका जुलाब भी बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है।
पेट में अगर वॉर्म्स इन्फेक्शन है, कीड़े हो गए हों, तो उस केसेस में भी आप मेट्रोजेल का यूज़ करेंगे तो इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। बट बच्चों पेशेंट के लिए सिरप फॉर्म में अवेलेबल होती है, तो सिरप फॉर्म में एज पर डोज डिसाइड किया जाता है कितना देना है कितना नहीं। तो उस हिसाब से अगर आप अपने फैमिली फिजिशियन से के पास जाएंगे तो वो आप बता देंगे बच्चों पेशेंट में कितना डोज एडजस्ट किया जाता है। बट अगर एल्डर पेशेंट है, वेट उनका अब वो 50 kg या 50 kg के आसपास है, तो मेट्रोजेल वो 2 टाइम्स मॉर्निंग एंड इवनिंग ले सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। अगर पेट में कुछ इन्फेक्शन है या फिर कंटिन्यू डायरिया है या स्टमक पेन है या फिर अल्सर हो गया हो पेट में, तो उस केसेस में भी आप मेट्रोजेल का यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और जैसे मैंने बताया, कान से पस वगैरह आ गए हों या फिर कान में फोड़े हो गए हों, सूख नहीं हो रहा, तो उस केसेस में भी आप मेट्रोजेल का यूज़ कर सकते हैं। देन इसके कुछ अदर बेनिफिट्स, अदर यूज़ हैं, जैसा हम बात करेंगे। जैसा मैंने बात किया कि फोड़े हैं, फुंसी है, नहीं सूख रहा है, तो उस केसेस में आप दीजिए, बिल्कुल सेफ़ है। वाइट डिस्चार्जेस में कंटिन्यू फीमेल्स आती हैं, बताती हैं खूब सारी मेडिसिन ट्राई कर लिए, खूब सारे ऑइंटमेंट, खूब सारी दवाइयाँ ट्राई कर लिए, लंबी लंबी लिस्ट लेके आती हैं, बताती हैं डॉक्टर साहब वाइट डिस्चार्जेस बंद नहीं हो रहा। तो उसका दवाइयों के साथ भी हम कुछ घरेलू इलाज करेंगे तब जाके कंट्रोल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर पानी कम हो जाता है तो भी वाइट डिस्चार्जेस शुरू हो जाते हैं, या फिर यूरिन में कुछ यूटीआई इन्फेक्शन होता है तो भी वाइट डिस्चार्जेस शुरू होते हैं, या फिर कुछ पेशेंट बताते हैं कि पीरियड ख़त्म होने के बाद तुरंत वाइट डिस्चार्ज चालू हो जाता है। और वाइट डिस्चार्ज यानी सफ़ेद पानी गिरने से क्या होता है, शरीर में एकदम कमज़ोरी हो जाती है, शरीर वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और एक तरह का बैक पेन होने लगता है, या फिर स्टमक में कभी। सब केसेस में आप मेट्रोजेल का यूज़ कर सकते हो, ये बिल्कुल सेफ़ है। रही बात की जाए तो प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ है। प्रेगनेंसी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर में कभी भी दे सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ होती है। इसलिए दोस्तों कुछ मेडिसिन होती है जो बनाया गया है कि बच्चे के ऊपर कुछ साइड इफ़ेक्ट ना हो और वो बिल्कुल सेफ़ रहे, जो प्रेग्नेंट माएँ होती हैं। इवन ब्रेस्ट फीडिंग में मेट्रोजेल बिल्कुल सेफ़ है। जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं, उस केसेस में अगर उनको वाइट डिस्चार्जेस हो रहा हो, या फिर पेट में कुछ इन्फेक्शन हो, या कान में कुछ इन्फेक्शन हो, या घाव नहीं सूख रहा हो, तो उन सब केसेस में मेट्रोजेल का यूज़ कर सकते हैं। इवन ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं देन टू यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है दवाई। इवन किडनी पेशेंट, एल्कोहलिक पेशेंट, एल्कोहलिक जो दारू ज़्यादा पीते हैं, देन लिवर डिजीज़ हैं, बिल्कुल सेफ़ है। बट एल्कोहलिक हैं तो उन्हें 4 आवर्स का गैप, जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, कम से कम 4 घंटे का गैप चाहिए, उसके बाद ही आप कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाइयाँ ले सकते हो। मेट्रोजेल से कुछ भी आपको डाउट है या फिर शिकायत है या फिर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करें, तुरंत मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। तो ये बात कर ली मैंने मेट्रोजेल। नेक्स्ट जो दवाई के बारे में बात करेंगे वो है डॉक्सीसिलीन, डॉक्सी, इस तरह के कैप्सूल्स होते हैं। दोस्तों कोविड ट्रीटमेंट के लिए खूब सारे डॉक्सी का यूज़ किया गया, डॉक्सी मेडिसिन का यूज़ किया गया, डॉक्सीसिलीन का यूज़ किया गया। इसी वजह से पहले दवाई हमें 70 रुपीज़ पर पैकेट यानी 70 रुपये में 100 गोली मिल जाती थी, बट आपके रेट में वो ट्रिपल हो गई है। तो ये बिकॉज ऑफ कोविड के वजह से इसका थोड़ा सा जो रेट है वो हाइक हुआ है, बढ़ गया है, बट बहुत इफ़ेक्टिव है। कोविड के केसेस में इफ़ेक्ट करती है, तो आप ही सोचो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये। देन ये तो मैं फंगल इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए देता हूँ। फॉर एग्जांपल दाद, खाज, खुजली है तो उस केसेस में आप डॉक्सीसिलीन का यूज़ कर सकते हो। इसके साथ कुछ मेडिसिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है ताकि उस पर वो जड़ से वार करें और बहुत जल्दी इफेक्ट मिले। तो डॉक्सीसिलीन के साथ मैं लिवोसिट्रिजिन का यूज़ कर सकता हूँ, प्लस डेक्सामेथासोन का यूज़ करता हूँ ताकि उनको रिजल्ट बहुत जल्दी मिले। और अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ हो तो ऑइंटमेंट का यूज़ करता हूँ ताकि उस ऑइंटमेंट के ऊपर एक्सटर्नली अप्लाई करें और मेडिसिन खाने के साथ उन्हें 1 या 2 दिन में बहुत जल्दी फ़र्क मिले। फंगल इन्फेक्शन भी खूब टाइप के होते हैं, कभी कभी रिंगवर्म होते हैं, कभी कभी बगल में होते हैं, कभी कभी फेस पे होते हैं, बॉर्डर लाइन वाले फंगल इन्फेक्शन होते हैं। खूब सारे मैंने ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन के ऊपर वीडियो बना दी है, तो आप वो देख सकते हैं क्या क्या है, कैसे होते हैं और क्या क्या पर्टिकुलर ट्रीटमेंट किया जाता है। मैंने फंगल इन्फेक्शन के लिए होम रेमेडीज़ भी बताई है, वो भी मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। बट डॉक्सीसिलीन की अभी बात कर रहे हैं तो सीधा अगर आप डॉक्सीसिलीन का यूज़ करें तो प्रॉपर फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। या फिर हल्का फुल्का किसी को कफिंग हो रही है, खांसी है, तो उस केसेस में डॉक्सीसिलीन बहुत अच्छा मेडिसिन है, बहुत अच्छी काम करती है।
देन अगर किसी को रनिंग नोज की शिकायत है उस केसेस में भी डॉक्सीसिलिन का यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी दवाई है। मैं पर्टिकुलर एक ही चीज़ के लिए, जैसे मैंने बताया, फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए देता हूँ और मुझे उसमें 100% इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। पेशेंट खुद आके बताते हैं डॉक्टर साहब वही दवाई देना जो मुझे पहले दिया था, क्योंकि उससे मुझे एक डोज खाने से ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, ऐसे सामने से सुनने मिलता है। तो मैं भी यार वही उनकी मेडिसिन वगैरह चेंज नहीं करता हूँ और वही उनको कंटिन्यू करता हूँ। पहले मैं लिवोसिट्रिजिन प्लस डेक्सा का यूज़ करता था, बट उतना उनको रिजल्ट नहीं मिलता था जैसा उनको मिलना चाहिए था। बट धीरे धीरे मैं डॉक्सीसिलिन फंगल इन्फेक्शन के लिए चालू किया तो उन्हें बहुत जल्दी रिजल्ट मिला। तो खूब सारे फंगल इन्फेक्शन, अगर फेस पे फंगल इन्फेक्शन है या फिर एथलीट फुट है, यानी जो हाथ पैर में कटे कटे दाग हैं, उस केसेस में आप यूज़ कर सकते हो। देन रिंगवॉर्म है या फिर बगल में या फिर जांघों के तरफ फंगल इन्फेक्शन है, उन केसेस में भी यूज़ कर सकते हो। देन अगर फॉर एग्जांपल जिसका काम पानी में ज़्यादा होता है, पैर सड़ जाते हैं, एक तरह का हल्के स्किन निकलना शुरू हो जाती है, उस केसेस में भी आप फंगल इन्फेक्शन का यूज़ कर सकते हो। प्लस उसके साथ आप कोई भी पाउडर, डस्टिंग पाउडर जैसे कीटोकाइनाजोल पाउडर का यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। फॉर एग्जांपल मैं अपने पेशेंट को कैंडिड पाउडर रिकमेंड करता हूँ, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो वो कंटिन्यू सारे मेडिसिन एक साथ लेते हैं तो एक रिज़ल्ट खुल के सामने आता है। तो ये मैंने डॉक्सीसिलिन के ऊपर बात की। ये मेडिसिन सेफ़ नहीं है प्रेगनेंसी में, इवन ब्रेस्ट फीडिंग में भी सेफ़ नहीं है। तो इसको आप लें तो आप अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करें, उनको बताएं ये दिक्कतें हैं, फिर वो आपको पर्टिकुलर मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। देन अगर इससे कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करें और लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कर दें वीडियो को। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। दोस्तों ये बात कर ली मैंने डॉक्सीसिलिन की, इससे कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कर। नेक्स्ट जो हम मेडिसिन की तरफ बढ़ेंगे वो है फैमोटिडीन, इसे हम फैमो कहते हैं। ये बेसिकली गैस को रिलीफ करने के लिए दिया जाता है। अगर पेशेंट को इतना गैस की शिकायत नहीं है, हल्का फुल्का मेडिसिन से गैस बनता है, कोई भी दवाई खाते हैं तो उनको गैस बन जाता है, या बाहर का कुछ खाने से हल्का फुल्का गैस बनता है, तो उस केसेस में फैमोटिडीन का यूज़ करते हैं। इसे हम प्यार से फैमो कहते हैं, फैमो 20 mg। ये 20 mg में अवेलेबल है। अगर हल्का फुल्का गैस हुआ हो या फिर गोली से आपका कभी कभी दवाइयाँ चालू रहती हैं और गोली के वजह से गैस होता है, तो आप फैमोटिडीन का यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल आपको गैस से रिलीफ हो जाएगा। अगर मैंने ऑलरेडी गैस के ऊपर बताया है तो दोनों में कभी कंफ्यूज मत होना। ओमेप्राजोल भी गैस के लिए होती है, बट अगर हाई गैस्ट्राइटिस है, सीने में जलन है, छाती में जलन है, तो आप ओमेप्राजोल का यूज़ करें। और अगर हल्का फुल्का गैस की तकलीफ है तो आप फैमोटिडीन का यूज़ कर रहे हैं अलॉन्ग विथ एंजाइम। फैमोटिडीन प्लस एंजाइम, ये दोनों का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, बेस्ट रिजल्ट है। बिफोर फूड दिया जाता है। अगर ज़्यादा ओमेप्राजोल अफोर्ड नहीं कर पाते पेशेंट, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली होती है पैकिंग उसकी, वो जो मेडिसिन बाहर से वो ओवर द काउंटर परचेस करते हैं, थोड़ी सी कॉस्टली होती है, बट फैमो के साथ अगर एंजाइम्स का यूज़ किया जाए तो इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये दोनों बिफोर फूड, यानी जैसा ओमेस का आप यूज़ करते हैं बिफोर फूड, हाफ एन आवर खाने के पहले लेते हैं, वैसे इसे भी आधा घंटा पहले लिया जाता है ताकि रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छा मिले। एंड जो कोई भी मेडिसिन चालू हो उसे खाने के बाद आप लीजिए और खाने के बाद रेस्ट कीजिए, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल के सामने आया। दोस्तों ये बात कर ली मैंने फैमोटिडीन की। प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ है, ले सकते हैं, इवन ब्रेस्ट फीडिंग में भी सेफ़ है दवाई, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है बच्चे के ऊपर। कुछ मेडिसिन रहती हैं कि कभी कभी लेने की वजह से कभी कभी मिस कैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर कभी कभी अबॉर्ट हो जाता है बच्चा, या फिर हल्का फुल्का ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। उन सब केसेस में आप कोई भी हार्ड मेडिसिन या पावरफुल मेडिसिन अवॉइड करेंगे। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी है, ब्रेस्ट फीडिंग है, तो आप अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप कोई भी दवाई लें। बट फैमो ऐसी दवाई है कि आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए मेडिसिन से आप ये ले सकते हो, बिल्कुल सेफ़ है। बट मैं ऐसा ही कहूँगा आपको, मेरा यही मानना है कि अगर आप ले रहे हैं, आपके आसपास फॉर एग्ज़ाम्पल है डॉक्टर, तो विज़िट करें, उन्हें बताइए दिक्कतें, वो बताएंगे क्या मेडिसिन किस केसेस में आपको लेना चाहिए। देन ये मेडिसिन होती है लोप्रामाइड, लोप्रा।
अगर कोई भी कुछ भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई, तुरंत आप नेट पे क्रॉस चेक कर सकते हो। लोप्रामाइड दैट इज़ 2 mg, इसे हम प्यार से लोप्रा कहते हैं। ये राउंड शेप में होती है, ग्रीन कलर की, ये देख सकते हो आप, इस तरह की होती है। दोस्तों ये लूज़ मोशन को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। बहुत रेयरली ये दवाई यूज़ होती है, बट हाँ बहुत इफ़ेक्टिव होती है। अगर पानी जैसा डायरिया हुआ हो, पानी जैसा लूज़ मोशन होता हो, दिन में आपको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ के पेशेंट ला के कहते हैं डॉक्टर साहब 2 घंटे में 20 बार हो गया है। पॉसिबल तो नहीं है, बट क्या करें, सुनना पड़ता है। अगर जैसे विदिन 1 घंटे में या 2 घंटे में आपको कंटिन्यू 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार कंटिन्यू हो रहे, तो यानी स्टार्ट डोज दिया जाता है, यानी 2 गोली एक साथ दी जाती है कंट्रोल करने के लिए। जो वाटरी जैसा डायरिया हुआ हो उस केसेस में कंट्रोल करने के लिए दी जाती है, यानी लूज़ मोशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोप्रामाइड देते हैं। कभी कभी बाहर के चीज़ी, ऑयली या फिर स्पाइसी खाने के वजह से या फिर जंक फूड खाने के वजह से डायरिया हो जाता है। इवन बच्चों लोग में तो कॉमन देखा गया है, वो ज़्यादा करके बाहर की पैकेज वाली चीज़ें या फिर प्रिजर्वेटिव्स खाते हैं, तो उन्हें लूज़ मोशन की शिकायत ज़्यादा होती है, डायरिया की शिकायत ज़्यादा होती है। और डायरिया की शिकायत होती है तो शरीर में पानी कम हो जाता है और उन्हें फिर ORS पाउडर या फिर WHO वगैरह दिया जाता है। अगर पेशेंट एल्डर है, अब वो 12 ईयर्स है और वेट भी आसपास 50 kg या 60 kg के आसपास है, तो उस सब केसेस में आप लोप्रामाइड का यूज़ कर सकते हो। बिलो 12 ईयर्स ये सेफ़ नहीं है, नहीं देना है। देन टू यूज़ करते हो तो आप अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करें, उनको बताएं और तब ये मेडिसिन लें। बट वेट अगर 12 kg है या 12 kg वेट अगर 12 ईयर्स है एंड वेट अगर जैसा मैंने बताया 12 ईयर्स है तो 50 kg तो वेट होगा नहीं। ऑलमोस्ट अगर 25-30 kg भी है तो उन केसेस में आप लोप्रामाइड 2 mg ले सकते हो, बिल्कुल सेफ़ है। और अगर पेशेंट का वेट 50 kg है या 60 kg के आसपास है तो वो लोप्रामाइड मॉर्निंग एंड इवनिंग ले सकते हैं, ताकि जो लूज़ मोशन या डायरिया की शिकायत है वो जल्दी कंट्रोल हो जाए। तो बाहर का जैसे मैंने बताया, खाने के जंक फूड खाने की वजह से, ऑयली खाने की वजह से वह पेट में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, कॉलिक इन्फेक्शन हुआ हो, उन सब केसेस में लोप्रामाइड बिल्कुल सेफ़ है। उन सब केसेस में लोप्रामाइड बहुत अच्छी रिज़ल्ट निकल के सामने आई है। उन सब केसेस में आप ले सकते हो, बिल्कुल सेफ़ है दवाइयाँ। तो लोप्रामाइड आप लूज़ मोशन को कंट्रोल करने के लिए ले सकते हो। अगर लूज़ मोशन की वजह से पानी की कमी हो गई हो शरीर में, फॉर एग्जांपल अगर होता है ये दिन में 2 या 4 बार डायरिया हुआ हो, लूज़ मोशन हुआ हो और साथ में वॉमिटिंग भी हुआ हो, तो शरीर में पानी नहीं होता, तो पानी कम पड़ जाता है। तो उस केसेस में हमें नॉर्मल सलाइन का यूज़ किया जाता है, ताकि एक बॉडी में एक वाटर लेवल मेनटेन हुआ हो, एक लेवल अच्छा हुआ हो बॉडी में। तो उन सब केसेस में आप उन सब केसेस में आप लोप्रामाइड का यूज़ कर सकते हो। एंड ये दवाइयाँ ऐसे ही कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ नहीं है, देन ब्रेस्ट फीडिंग में बिल्कुल सेफ़ है, दवाइयाँ ले सकते हो, बट प्रेगनेंसी में ये नहीं दी जा सकती। कभी कभी मिसकैरेज या ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, लूज़ मोशन में आप दे सकते हो इसको। दोस्तों आज हमने सारी लूज़ मेडिसिन से रिलेटेड बातें कर ली, क्या चीज़ है, कैसे यूज़ होता है, किस किस केसेस में यूज़ होता है। कुछ मेडिसिन बच गए हैं। फॉर एग्जांपल ये निमोसलाइड 100 mg होता है दोस्तों। इस तरह की कुछ दवाइयाँ होती हैं ऐसे। ये निमोसलाइड 100 mg आप अगर हल्का फुल्का सर में दर्द है, हल्का फुल्का हेडेक की शिकायत है, स्लाइटली हेड पेन है, हेडेक है, तो उस केसेस में आप निमोसलाइड 100 mg ले सकते हो। इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, ये सिर्फ निमोसलाइड 100 mg होता है। ये इसलिए इसकी इतनी पावर कम होती है क्योंकि हल्का अगर हेडेक है, सर में दर्द है, अगर काम करने से या सर भारी लग रहा है, तो उस केसेस में आप 100 mg ले सकते हो। इसमें कोई प्रॉपर डोज नहीं होता है, 100 mg में आती है, तो उस केसेस में आप ये ले सकते हो। प्रॉपर 100 mg में अवेलेबल होती है। तो मॉर्निंग इवनिंग 2 डोज आप ले सकते हो, सुबह शाम आपको रिलीफ हो जाएगा।
ये निमोसलाइड। और ये जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के डिस्कस किया था, ये निमोसलाइड 100 mg एंड ये जो होता है निमोसलाइड प्लस पैरासीटामोल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये इसमें होता है 100 mg, ये निमोसलाइड 50 mg 100 mg होता है प्लस पैरासीटामोल 325 mg होता है। तो इसको पूरा मिला देता है तो ये बन जाते हैं निमोसलाइड प्लस पैरासीटामोल 425 mg। एंड जैसे मैंने बताया 100 mg, दोनों में वास्ट डिफरेंस है। अगर सीवियर हेडेक है, इवन बॉडी पेन है, हाई ग्रेड फीवर है, तो उस केसेस में हम निमोसलाइड प्लस पैरासीटामोल का यूज़ कर सकते हो। एंड अगर हल्का हेडेक है, सर में दर्द है, तो सिर्फ निमोसलाइड का यूज़ कर सकते हो। आशा करता हूँ दोनों में आपने डिफरेंस अच्छे से समझा होगा। और दोनों को मिक्स मत करना, क्योंकि दोनों अपना रोल अलग अलग है, दोनों का काम अलग अलग है, दोनों का जो काम है वो अलग अलग ही होता है। तो ये हो गई निमोसलाइड की बातें। देन कुछ रखी है डाइसाइक्लोमिन। ये दोस्तों होता है, इसको साइक्लोपाम कहते हैं। इसमें डाइसाइक्लोमिन सॉल्ट नेम एडेड होता है। ये हल्का अगर स्टमक में पेन है या फिर डायरिया की शिकायत हो गई हो, उसके हिसाब से पेट में मरोड़ हो के दर्द हो, पेट में हल्का क्रैम्प हो, इवन प्रेगनेंसी में अगर हल्का पीरियड्स का पेन हो, या फिर मेल पेशेंट है, कभी कुछ हैवी चीज़ लिफ्ट कर दी, तो अगर स्टमक में हल्का पेन कर रहा है, तो उन सब केसेस में आप डाइसाइक्लोमिन दैट इज़ साइक्लोपाम का यूज़ कर सकते हो। इसमें जो ड्रग एडेड होते हैं वो डाइसाइक्लोमिन 20 mg प्लस पैरासीटामोल 325 mg ऐड होता है। तो इसकी जो गोलियां होती हैं इस तरह की होती हैं, ग्रीन शेप में। अभी मेरे पास ग्रीन शेप अवेलेबल है। तो जैसा मैंने बताया, ये हल्का फुल्का पेट में मरोड़ हो के दर्द है, या फिर पीरियड्स का पेन है, या फिर डायरिया के बाद जो पेन होता है, उन सब केसेस में आप दे सकते हो। बच्चों पेशेंट को पेन कर रहा है तो डोज के हिसाब से प्रॉपर एडजस्ट करने के हिसाब से आप दे सकते हो। देन जैसा मैं बताया, प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है, प्रेगनेंसी में ले सकते हैं। देन कुछ मेडिसिन है एक्स्ट्रा यहाँ पे मैं रखता हूँ। सेरेशियोपेप्टाइड प्लस एसिलोफेनेक प्लस पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन है, तीनों कॉम्बिनेशन है। कभी कभी किसी को जॉइंट पेन की शिकायत होती है या फिर अर्थराइटिस जैसे पेन होती है, उन सब केसेस में सेरेशियोपेप्टाइड का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ होती है। तो दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आज लूज़ मेडिसिन जो डब्बे होते हैं क्लिनिक में, यहाँ इतने सारे डब्बे दिखते हैं, उन सब केसेस उन सब मेडिसिन से रिलेटेड मैंने आपको बताया। कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अगर देन टू रिप्लाई नहीं आता तो मेरे अबाउट सेक्शन में, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, वहाँ पे आप नंबर लेके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं फ्री रहा तो वहाँ पे आपका रिप्लाई दे दूँगा, नहीं तो आप मुझे अबाउट यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कुछ भी दिक्कतें हैं इस मेडिसिन से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, मैं डेफिनेटली वहाँ पे आपका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। वहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चंस है वहाँ पे आपका क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगा। आशा करता हूँ FAQs वहाँ पे जो भी है डिस्कस करूँगा। जो भी FAQs है उसके लिए मैं अलग सेशन रखने वाला हूँ, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वहाँ पे मैं एक फुल लेंथ में वीडियो बनाऊँगा अगेन 60 मिनट्स की। वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे डिटेल में एक एक मेडिसिन के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में डीप में। तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलेगा, और एक एक दवाइयों को समझने में हमें अच्छे से डिटेल में हम समझेंगे उसके बारे में। तो सारी मेडिसिन मेरे पास जो है हर क्लिनिक्स में, हर आपके एरिया में जो भी डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं उनके हिसाब से उनकी दवाइयाँ अलग हो सकती हैं। मैंने अपनी मेरी दवाइयाँ जो मैंने लिस्ट कराई हैं वो अलग हैं, क्योंकि वेरी कर सकता है जो एरिया में जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हों, तो उनके हिसाब से उनके डब्बों में दवाइयाँ अलग हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया यही सब की दवाइयाँ सबके पास होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं, अलग अलग वेरी कर सकते हैं। तो सारे लूज़ मेडिसिन के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। एक बार और कहना चाहूँगा, अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।